भारत द्वारा यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भारत ने यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शांति सैनिक जाते हैं, विभिन्न मिशनों पे, शांति मिशनों में जाते हैं, यूएन पीस मिशन में जाते हैं भारत तरफ से, अन्य देशों की तरफ से। तो भारत ने उनकी मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? सी, संयुक्त राष्ट्र। किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यह कार्टागेना प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। कार्टागेना प्रोटोकॉल में संशोधन नहीं है दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है। ये जैव विविधता से संबंधित नहीं है, ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है, इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ को नष्ट करने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। देखिए, सीएफसी जो था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसकी बात करता था, इसकी केंद्र बिंदु में था। लेकिन किगाली संशोधन में एचएफसी आ गया केंद्र बिंदु पे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया। तो यहाँ पे होना चाहिए था, इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ को नष्ट करने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ये होना चाहिए था। तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत हैं इसके। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि वह सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद करेगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्या कह रहा है? सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद करेगा। आरबीआई अर्थव्यवस्था से तरलता को दूर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। गलत है, उल्टा कर दिया। सरकारी प्रतिभूतियां जब खरीदेगा तो बाजार को पैसा देगा। ध्यान रखिएगा, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। मान लीजिए कोई एक वस्तु, मान लीजिए सरकारी प्रतिभूति को किसी के पास है, मेरे पास है, वस्तु है, पैसा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे वो वस्तु खरीद ली, तो मुझको क्या दिया? पैसा दिया। तो मैं मार्केट समझ लीजिए मुझको, अब ठीक है, अपने आप को आरबीआई समझ लीजिए। तो मेरे पास तरलता न के बराबर थी, लेकिन आपने मुझे पैसे दे दिए, सामान ले लिया भले, लेकिन तरलता हमारे पास बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, जेब हमारी भर गई। अब हम मार्केट जा कर के अपने मनमर्जी जो है मौज मस्ती कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी घूम सकते हैं। तो ये क्या है? आरबीआई अर्थव्यवस्था से तरलता को दूर करने के लिए क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या करेगा? बेचेगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचेगा। और तरलता को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां क्या करेगा? खरीदेगा। जो उदाहरण हमने दिया, जैसे कि अब उसके पास वस्तु हमारी हो गई, हमें तरलता दे दी, उसने पैसा दे दिया। अब उसको तरलता मेरे पास, अब उसको मेरे से चिढ़ हो गई कि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, अब इसको चलो इसके पास तरलता समाप्त करो। अब वो क्या करेगा? मुझे वस्तु दे देगा, कहो लो अपना वस्तु ले लो, मुझे अब मेरी तरलता दे दो, मेरा पैसा दे दो। तो मैं क्या करूँगा? जेब खाली करनी पड़ेगी भाई, बॉस है आरबीआई, तो तरलता उसको मैं दे दूंगा और सरकारी प्रतिभूति अर्थात जो वस्तु है मैं खरीद लूँगा। इससे क्या होगा? तरलता कम हो जाएगी मार्केट में। तो ये उल्टा लिखा है, पहला वाला जो ऑप्शन है गलत है। आरबीआई अर्थव्यवस्था से तरलता को दूर करने के लिए, अर्थात पैसा दूर करने के लिए क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचेगा, खरीदेगा नहीं। तो पहला वाला गलत है। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां जो केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं और ये केवल केंद्र सरकार द्वारा ही जारी होती है। बी वाला राइट आंसर है। चलिए, हाल ही में खबरों में रहे NERAMAC, नेरामैक भी कहते हैं इसको, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। बिल्कुल सही है। यह कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, गलत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय जो राज्य मंत्री होते हैं उसके सरकारी नियंत्रण में आता है। तो दूसरा वाला गलत है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भीतर और बाहर बागवानी उत्पादों का विकास और विपणन करना है। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। ध्यान रखिएगा, नेरामैक ये कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ना करके जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, उनके अंतर्गत ये आता है।
किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो 34वीं सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा पंपा सागर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पंपा सागर बांध चर्चा में रहा था, तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सी वाला राइट आंसर है। पंपा सागर बांध तुंगभद्रा नदी पर, इसको तुंगभद्रा परियोजना भी कहते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया ई सांता इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई सांता इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सरकार ने, तो ई सांता पूछ सकता है। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आएगा यूपीपीसीएस में, देख लीजिएगा। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है, बिल्कुल सही है। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल गलत है। ये ऊर्जा डैशबोर्ड लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका हाल ही में दूसरा संस्करण लॉन्च किया, तो भारत ऊर्जा डैशबोर्ड पूछ सकता है। पहला वाला राइट आंसर है, केवल दूसरा वाला गलत है। सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रो सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदिष्ट एक काउंटर टेररिज्म अभ्यास है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदिष्ट एक काउंटर टेररिज्म अभ्यास है। दूसरा है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। देखिए यही गलत है, और पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं है। तो भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नहीं, बल्कि इसमें भूटान, श्रीलंका, अन्य जो देश हैं वो भी शामिल हैं। तो ये बहुपक्षीय अभ्यास है, न कि द्विपक्षीय अभ्यास है। तो केवल दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है हमेशा, प्रश्न की उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है दिया है यहाँ पे। तो नहीं है, कभी कभी वो नज़र ही नहीं आता, आँखों पे पता नहीं कौन सा पर्दा चला आता है, एग्ज़ाम का क्या प्रेशर रहता है या ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, और ये नहीं है और है में दिक्कत अगर हुई तो 5-6 प्रश्न अगर गए तो फिर पूरी कहानी ही पलट जाएगी आपकी। आते हुए प्रश्न फिर सिर जो है पीटेंगे। इसलिए सही यही होगा कि पहले प्रश्न सही से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, इस चीज़ को कन्फर्म कर लें कि है लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, सही है या सही नहीं है, ये ज़रूर देखना है। तो केवल दूसरा वाला जो है इसमें गलत है, बाकी पहला सही है। द्विपक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय अभ्यास है। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान, ये हमने आपको सूचकांक बताया भी था। 10वां जो है दिल्ली का स्थान था विश्व के प्रदूषित शहरों में। E9 समूह की स्थापना यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा हेतु की गई है, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल, ये किसकी पहल है ये भी पूछा गया है। सभी के लिए शिक्षा पहल यूनेस्को की है। इसके लिए E9 समूह की स्थापना की गई है, सही है। भारत E9 समूह का सदस्य है, बिल्कुल सही है। EFA अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल को पहली बार वर्ष 1990 में शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सही हैं, 1, 2, 3 राइट आंसर। सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDG 4 हमने कहा है 17 रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। SDG 4 का लक्ष्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। शिक्षा संबंधित है समावेशी शिक्षा से। SDG संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है, स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। एक प्रकार से सलाह के रूप में है कि हाँ इन 17 लक्ष्यों को आप प्राप्त करिए, ठीक है, तभी मानव कल्याण, समावेशी और संतुलित विकास लोगों का हो सकेगा। तो SDG ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये दूसरा वाला ही गलत है, पहला वाला सही है। राइट आंसर ए होगा। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में शुरू किया गया। देश का पहला फायर पार्क है ये। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो 1,75,000 करोड़ बजट में कहा गया कि विनिवेश के माध्यम से इतना धन प्राप्त होगा, 1,75,000 करोड़। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। अब ये था 15 महत्वपूर्ण MCQs। इसके बाद हम देखेंगे आज के और कल के परीक्षा खबरी डेली वीडियोस ये सुबह रहती है। अब हम क्या करेंगे,
डेली वीडियोस के साथ ही परीक्षा खबरी भी दे दिया करेंगे। मतलब सुबह का डोज जो आपका रहेगा एग्ज़ाम तक, आपकी परीक्षा तक, वो MCQ ये सभी महत्वपूर्ण, और साथ में परीक्षा खबरी। हमारे किसी पेड कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, मेंस एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो। BPSC का बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, लोअर PCS का भी टेस्ट मेंस के लिए स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। विश्व गुलाब दिवस के रूप में 22 सितंबर को मनाया जाता है। कल का हमने नहीं दिया था, वर्ल्ड रोज़ डे के रूप में मनाया जाता है कल के दिन को। तो विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है। कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में यह दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। यह दिन 12 वर्ष की एक लड़की मेलिंडा रोज की स्मृति में मनाया जाता है, जो ऑकिंस ट्यूमर नाम के घातक ब्लड कैंसर का शिकार थी। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी 5 राइनो प्रजातियां अर्थात सुमात्रा राइनो, ग्रेटर वन सींग राइनो, ब्लैक राइनो, जवन राइनो और वाइट राइनो के लिए जागरूकता पैदा करना है। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में 22 सितंबर को इस विशेष दिन को मनाने की घोषणा की थी। 2021 की विषय वस्तु कीप द 5 अलाइव है। 5 अलाइव, 5 मतलब ये 5 जो प्रजातियां हैं, कीप द 5 अलाइव। संघाई सहयोग संगठन में ईरान को मिली पूर्ण सदस्यता। तो ईरान नया सदस्य बना है संघाई सहयोग संगठन का, SCO का ध्यान रखिएगा। तो ईरान संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है, 9वां सदस्य कुल बन गया। SCO जो है चीन और रूस के नेतृत्व वाला यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। देश ने जून 2005 में संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था ईरान ने, और 2008 में पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया था। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक के दौरान ईरान की स्थायी सदस्यता को मंजूरी दे दी गई। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया इस्तीफा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी की सरकार के प्रमुख के रूप में 16 साल की सेवा के बाद 2021 के अंत में पद छोड़ देंगी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा पिछले 10 वर्षों से उन्हें द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन नामित किया गया था। एंजेला डोरोथिया मर्केल एक जर्मन राजनीतिज्ञ हैं, इनका पूरा नाम है, जो 2005 से जर्मनी की चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। वह जर्मनी की पहली महिला चांसलर हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख UK के प्रधानमंत्री ने किया विश्व नेताओं की राउंड टेबल का आयोजन। तो किसने किया, यह ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और UK के प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं के राउंड टेबल का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 21 सितंबर 2021 को विश्व नेताओं की एक राउंड टेबल का आयोजन किया। इसने उत्सर्जन लक्ष्यों और जलवायु वित्त पर प्रमुख अंतर को संबोधित किया। इसका उद्देश्य 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP26 में एक सफल परिणाम सुनिश्चित करना था। भारत का 11वां महारत्न CPSC बनने के लिए तैयार है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वां महारत्न बनेगा। अभी वर्तमान में 10 महारत्न हैं, इतना ध्यान रखिएगा। महारत्न, इसे महारत्न दर्जा देने के लिए एक CPSC के पास एक नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार और शुद्ध लाभ लगभग 25,000 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मतलब औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ का और 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में, हर वर्ष औसतन। शिक्षा मंत्रालय ने बनाई एक राष्ट्रीय संचालन समिति। शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता भी के कस्तूरी रंगन करेंगे। वही के कस्तूरी रंगन जो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है उसका जिन्होंने मसौदा तैयार किया है। ICC महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग जारी हुई है। इसमें मिताली राज बल्लेबाजों की जो सूची है उसमें नंबर 1 स्थान पर कायम है वनडे की। ओपनर स्मृति मंधाना 7वें स्थान पे हैं। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी एक स्थान के फायदे से 4थे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि सीनियर स्पिनर पूनम यादव गेंदबाजों में 9वें स्थान पर स्थिर बनी हुई हैं। एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2 और भारतीय समुद्र तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग ने
2021 के लिए 2 नए समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। किसको किसको? समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी समुद्र तटों में ईडन। तो तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी समुद्र तट में ईडन, कोवलम और ईडन याद रखिएगा। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करने वाले डेनमार्क का पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने 8 नामित समुद्र तटों के लिए पुनः प्रमाणन भी दिया है। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, साइन लैंग्वेजेस के लिए। तो हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने वर्ष 2021 के लिए वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स को विषय वस्तु के रूप में घोषित किया है। बधिरों के विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं, तो 7 करोड़ से अधिक हैं, ध्यान रखें। उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। वे 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। ये कभी भी लिखने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। 22 सितंबर को अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर 2021 को अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हुए। वे क्वाड लीडर समिट में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को संबोधित करेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। वैश्विक भूख से लड़ने के लिए बाइडेन ने किया $10 बिलियन देने का वादा। तो वैश्विक भूख से लड़ने के लिए बाइडेन ने $10 बिलियन देने का वादा किया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र न्यूयॉर्क में होने वाला है। तो आपको पता है सितंबर के तीसरे मंगलवार से ये शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र 21 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। 100 से अधिक वैश्विक नेता विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं। मालदीव के नवनियुक्त महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने नए 76वें सत्र की शुरुआत की। एक बात ध्यान दीजिएगा, जुलाई में अब्दुल्ला शाहिद भारत भी आए थे, तो पूछ सकता है कौन सा नेता आया था भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पास उतरेगा नासा का वाइपर रोवर। तो वाइपर के बारे में हमने आपको बताया है, कहाँ गया है ये? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया है, तो नोबेल क्रेटर के पास उतरेगा ये। तो नासा का वाइपर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पश्चिमी किनारे के पास उतरेगा, जो सौर मंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। वाइपर का पूर्ण रूप है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। रोबोटिक रोवर को 2023 के अंत में आर्टेमिस कार्यक्रम और नासा एजेंसी की वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विसेज पहल के हिस्से के तहत चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा प्रोग्राम है अमेरिका का, जो कि नासा का जो चंद्रमा पर भेज रहा है वो उसके अध्ययन के लिए, या कहें गहन अध्ययन के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। तो एक और आप उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में इस चीज़ को जोड़ लीजिए। कहाँ पे? जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। यूपी सरकार ने पहले नोएडा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की घोषणा की थी, तो मेडिकल डिवाइस पार्क की भी घोषणा यहाँ पर की गई है। ये इड्डा ने उत्तर प्रदेश में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए 350 एकड़ जमीन निर्धारित की है, जिसे 2 चरणों में बनाया जाए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो बहुत दिनों से चर्चा में थी, इसकी स्थापना कर दी गई। ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना सरकार ने कर दी, वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो खराब ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ध्यान रखेगा, पूछ लेगा डायरेक्ट ये। तो यह लक्ष्य 2020-21 के फसल वर्ष के अनुमानित उत्पादन से थोड़ा कम है, जो कि रिकॉर्ड कितना था? 308.65 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। उससे थोड़े कम का लक्ष्य 2021-22 में रखा गया है। चावल, गेहूँ और दालों के लिए लक्ष्य 121.10 मिलियन टन, 110 मिलियन टन गेहूं के लिए और 25 मिलियन टन दालों के निर्धारित किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।